अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, आप लोगों के दुख में मैंने कपड़े भी नहीं बदले और लेक्चर नंबर बदल गया। लेक्चर 115 पार्ट ए 1 शुरू करते हैं। अच्छा जी, थोड़ी डिस्काउंटिंग की हम रिवीजन करने लगे हैं। ठीक है, ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज आपके सामने हैं। अगर सबसे सिंपल सिनेरियो जो हमने पढ़ा ही नहीं, वो क्या है कि जब गुड्स डिलीवर हों तभी कैश भी पे हो जाए, तो ये तो कैश सेल होती है। डिस्काउंटिंग का मसला कब आता है? जब डिलीवरी और कैश ये अलग अलग टाइम पे हो। ठीक है, गुड्स के केस में, या सर्विस के रेंडरिंग और कैश ये अलग अलग टाइम पर हो, तो डिस्काउंटिंग का मसला आता है। अगर कैश और डिलीवरी, कैश और सर्विसेज ये सेम डेट के ऊपर खड़े हैं, सर्विस दी कैश रिसीव किया, सर्विस दी कैश रिसीव किया, तो ये कैश सेल्स हैं। ठीक है, गुड्स डिलीवर की, कैश पे कर दिया, उसको रिसीव किया, तो ये क्या है? कैश सेल्स हैं। तो डिस्काउंटिंग कब इन्वॉल्व होती है? जब गुड्स और कैश में फ़र्क हो, और वो अच्छा खासा फ़र्क हो। साल के अंदर अंदर वाले फ़र्क को तो फ़र्क कहते ही नहीं ना हम। डिस्काउंटिंग तो अप्लाई तब होती है जब साल से ऊपर कहानी जाएगी तो डिस्काउंटिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया ना सिंपल केस। ये तो सिंपल केस है, ये तो इंट्रो है। ठीक है, इधर आते हैं जो FAR 2 में हमने पढ़ा। अगर हम गुड्स पहले डिलीवर करें, कैश बाद में आए, ये सबसे पहला सवाल आगे फर्स्ट 15 में किया ही यही था हमने, याद है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स, जिसमें हम इंटरेस्ट इनकम बुक करते थे। ठीक है, और अगर कैश पहले आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, लायबिलिटी है। कैश पहले आ गया है, डिलीवरी बाद में है, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ठीक है, सर्विस में भी ऐसे ही है, पहले कैश एडवांस में ले लिया, आप लोगों से कॉलेज वालों ने कैश एडवांस में ले लिया, आप लोगों को फिर 115 लेक्चर पढ़ाए, तो जिस दिन आपने फ़ीस पे की थी उस दिन कैश आ गया था। ये कॉलेज वालों का रेवेन्यू नहीं था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, लायबिलिटी थी, और जैसे जैसे सर्विस देते गए वैसे वैसे इन्होंने रेवेन्यू बुक किया। ठीक है ना? बाकी क्रेडिट सेल्स मतलब क्या, ये भी हो सकता है, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा नहीं है। इनमें से हम एक दो की प्रैक्टिस करते हैं और फिर पास पेपर के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ये इधर ही बने रहे, मैं सवाल इधर आपको करवाता हूँ ताकि हम इस तरह मूव करके इनको देख भी लें। ठीक है, एक सवाल सा बनाते हैं जी। हमने क्वेश्चन किया था शुरू में ही, पहले दूसरे दिन, क्वेश्चन 12 6 और 12 के मुकाबले में, याद आ रहा है? क्वेश्चन 12 वो एडवांस वाला था, कैश पहले रिसीव कर लिया था, गुड्स बाद में डिलीवर हो रही थी। ठीक है, अच्छा, एक और बात तो मैं भूल ही गया, सॉरी। अगर क्रेडिट सेल्स हैं, यानी पहले डिलीवरी है, कैश बाद में है, तो सेल असल में कैश गिवन होता है क्वेश्चन में, कैश गिवन होता है क्वेश्चन में। तो हमने सेल को किस पे बुक किया था? प्रेजेंट वैल्यू पे। इस कैश की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और सेल इस पे बुक की थी। और अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर था तो हमने कहा था जी ये कैश तो पड़ा ही यही है, लेकिन सेल किस पे बुक की थी? फ्यूचर वैल्यू पे। लेकिन ये गुड्स के केस में है। सर्विसेज के केस में चलो ये तो सिंपल केस है, जब अगर इस तरह का मामला हो जाएगा कि अगर आपने कैश रिसीव करना है तो नो डाउट सर्विस सेल है, रेवेन्यू है, फ्यूचर पे बुक होना है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हम लीजेस से मदद ले लेंगे, जो एन्युटी का फार्मूला होता था ना, उस तरह का काम बना लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहले मैं आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइक 12 क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में था, आई थिंक, पता नहीं पहले में था या दूसरे में था। एक सवाल है हमारा कि कैश रिसीव हो गया, कैश इज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है जी, कितना? ऑफ ₹5,000 लेट से। ठीक है जी, उसके बाद गुड्स आर डिलीवर्ड, जल्दी जल्दी लिख लें, ऑन 31 दिसंबर 22 कर लें, 3 साल डाल लें। ठीक है जी, अब 10% डिस्काउंट रेट कर लें, ये क्वेश्चन बन गया जी। ठीक है जी,
इसका सोल्यूशन कर लेते हैं जी। क्या है ये? कैश पहले है, डिलीवरी बाद में। कैश पहले है, डिलीवरी बाद में। तो ये क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कैश आज आया हुआ है, कैश रिकॉर्ड करेंगे और सेल को इंशाल्लाह फ्यूचर वैल्यू पे। लेकिन इसका तरीकाकार क्या रखना है? इन सवालों में तरीका ये रखा करना, वैसे तो बैलेंसिंग फिगर भी एंड पे सेल ही निकलती है, लेकिन इसका तरीका ये रखना कि जब भी कभी ये मामला आए, मैंने क्योंकि आपको पहले दिन से कहा हुआ है सेल को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करते हैं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर वैल्यू निकाल के अपने पास साइड पे रख लेना, ठीक है? ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो तो उस वक्त आप वो फिगर वहाँ से उठा कर लिख दें। और ज़ीरो बैलेंसिंग आप चेक भी कर लेंगे कि वो 1-2 रुपये ऊपर नीचे तो खैर डिस्काउंटिंग राउंडिंग से हो सकता है, वरना वो आपका प्रूफ भी हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है? अच्छा, अब क्या तरतीब होती थी जी? डेट, डिस्क्रिप्शन और एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता था तो इंटरेस्ट इनकम बुक करते थे ना, ऐसे ऐसे ना करो, एक्सपेंस बुक करते थे, लाइबिलिटी होती है ये जी। आखिरी क्लास हो तो कुछ भी कहोगे। 1 जनवरी 2011 जी, कैश आ गया, बोलो कितना? 5000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3। आंसर बताएं जी। जी 37। अच्छा, ये कैश तो आज ही नहीं पड़ा हुआ, डिस्काउंटिंग। अच्छा, तो अब बोले ना, ये डिस्काउंटिंग क्यों करवा रहे हैं? डिस्काउंटिंग होती है अगर कैश बाद में हो और क्रेडिट सेल हो। हाँ, फ्यूचर सेल निकाल के रखेंगे साइड पे, यही तो अभी बता के गया हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पर डिलीवरी हो गई है, यहाँ पर डिलीवरी हो गई है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू पर सेल ने बुक होना है, ठीक है? और कैश रिसीव होना है बाद में। लेकिन हमारा एडवांस वाला सवाल चल रहा है, एडवांस वाले सवाल में कैश यही पड़ा है, इसको क्या और किधर का ज़मीन में लेके जाना है? प्रेजेंट वैल्यू और कितना नीचे लेके जाना है इसको? ये ऑलरेडी आज के ऊपर पड़ा हुआ है, ये एडवांस। इसी की तो एंट्री करते थे, कैश, डेबिट, लायबिलिटी, क्रेडिट। उसके बाद फिर एक्सपेंस बुक करते करते इस लायबिलिटी को ग्रो करते थे और सेल को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करते थे। तो फ्यूचर वैल्यू देखो, ये तरीका भी याद रख लो, ऐसे करके ना साइड पे निकाल के रख लिया करो। सेल ऐसे ही साइड पे अलग थलग मैंने किया, सेल बल्कि इधर ही रख लो ताकि आपको सोल्यूशन करते हुए हमने निकाली है जी। कितना है? 5000। ये आज है, इसको हमने लेके जाना है 3 साल आगे, +3 66। ये सेल निकाल के इधर देखो, ये हमने रख लिया साइड, ठीक है? ये साइड पे रख लो, डन जी। ओके, अब सवाल इधर है, वो साइड पे पड़ी है, सवाल इधर है। शुरू करो जी, फटाफट कराओ। 5000 नेक्स्ट, जल्दी से। 31 दिसंबर 11 इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। 5000 इंटू 10%, 500 आ गया। ये कितना हो गया जी? 5500। ये कैरिंग अमाउंट आ गई। फटाफट चलते जाएं। 31 दिसंबर 12 आया इंटरेस्ट एक्सपेंस, गलत लिखी है। 1 जनवरी 20, 10 लिख गया, 20 एक ही बात थी वैसे। 21 जी, 550, तो 6050 हो गया कैरिंग अमाउंट। और फिर वो दिन आ गया जिसका आपको इंतज़ार था, 2022 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस 605 बुक किया आपने। और इधर देखो ज़रा, इस दिन सेल बुक करनी है। वैसे तो अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि आप इधर ज़ीरो लिखकर बैलेंसिंग निकालें, लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, सेल को फ्यूचर वैल्यू पर बुक करें, ठीक है? और वो हमने ऑलरेडी निकाल कर रख ली हुई है। सेल की फ्यूचर वैल्यू क्या है जिस पे बुक करना था? 6650। बोलो। तो कोई नहीं, 5 रुपये का फ़र्क आ रहा है, मुझे पता है आपको तकलीफ़ हो रही है, नहीं आ रहा। 66, अच्छा 55 है, 50 बोला ना मैंने। 6655 एग्जैक्ट जी। सेल बुक हो गई और यहाँ पे क्या बच गया? 0, ठीक है? इसको साइड पे रखना था यार, ये तो 7 सवाल में आ गई। साइड पे रखो इसको, साइड पे। यहाँ पे तो एंट्रीज करनी है हमें। अब क्विकली एंट्रीज कराओ। ये सिर्फ रिवीजन चल रही है, सिर्फ रिवीजन चल रही है, किया हुआ काम हमने, कोई नया काम कर रहे हैं।
यानी कि 12 जैसा सवाल है ये, बिल्कुल उस जैसा सवाल है, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा भूला हुआ था, ज़रा जल्दी से रिवाइज़ किया हमने। और आज मसले मसाइल भी देखने, रख दो इसको, आज मसले मसाइल भी देखने ना, चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी कर दी हैं, डिस्काउंटिंग मुख्तलिफ मौक़ों पे कर रहे थे, आज इकट्ठी कर दी है जी। एंट्री कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ओहो, उसके बाद दिस इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है जी, फिगर्स अब मैंने नहीं लिखी, वही फिगर है ना, पता है ना आपको, थोड़ी सी रिवीजन हुई है। अच्छा जी, अब 5 सिनेरियोज बनाने हैं, तो मैं ज़रा वहीं पे वर्किंग ना कर लूँ उसकी। ये गुड्स वाला सामने आ गया ना, ज़रा ऊपर ले 5 में तो जी 5वां सिनेरियो ज़रा ऊपर ले आए हम। इसमें सर्विसेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्विसेज ओवर टाइम होती हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गुड्स के केस में ओवर टाइम अगर है तो फिर उस पर भी यही ट्रीटमेंट कर लेंगे जो यहाँ करने लगे, क्योंकि फिर तो रेवेन्यू ओवर टाइम ही आ जाता है ना, सर्विस जैसा ही हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैंने उसको अलग रखा है, क्योंकि नॉर्मली ये गुड्स डिलीवर हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है उस वक्त, ठीक है। रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता करना है तो उसकी कंडीशन हो तो वो फिर यही वाला ट्रीटमेंट बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सर्विसेज के लिए इसको रखें, ठीक है जी। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला केस ही जो मैंने अभी बनाया था, यहाँ पे क्या आया जी, कैश। यहाँ पे क्या हुआ, सर्विसेज आई, यानी रेंडर हो गई, आई नहीं रेंडर हो गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, और सर्विसेज रेंडर हो गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अब सवाल है किताब के अंदर, बस डाटा कुछ उस जैसा ही बनाता हूँ मैं ताकि वही रिपीट टेलीकास्ट हो जाए। लेकिन मिसाल के तौर पे आज हमें रिसीव हुए 4000 रुपये, कितने जी, 4000 रुपये, और फ्यूचर में जो हमने सर्विस देनी है वो 2300 और 2300 की। मतलब केस तो यही बन रहा है ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला। यहाँ पर कैश रिसीव हुआ, लायबिलिटी, यहाँ पे गुड्स डिलीवर हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, और ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। और ये ज़्यादा होती है, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है ना, ठीक है। ये आज से ये यूँ था, मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने लोन लिया है और 2-3 साल बाद उसको ज़्यादा करके वापस कर देना, मतलब पहले फ़िलहाल सादा बात की थी बिल्कुल, कि ऐसे जैसे बैंक से लोन लिया है और 3 साल बाद उसे विद इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं। फिर हमने इस पर अप्लाई किया था, सादा ही रखा था बात को, कि हमने आज पैसे लिए हैं, 3 साल उसका पैसा इस्तेमाल करना, और उसके बाद उसको जो चीज़ें देनी है वो ज़रा महंगी वाली दे देनी है, वो खुश हो जाएगा, तो बीच में इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो कैश आज आया और गुड्स बाद में है, तो ये एडवांस है, ये आज कैश पड़ा है, ये लायबिलिटी है, और रेवेन्यू फ्यूचर वैल्यू पर रिकॉर्ड होना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही है, आज कैश आ गया लेकिन रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता, सर्विसेज का रेवेन्यू है ना, सर्विसेज का रेवेन्यू ये तो नहीं हो सकता कि एकदम से यहाँ सारी सर्विसेज आपने इन टाइम जो है वो देनी है, यहाँ पे शॉपर में डाल के दे दें ना, यहाँ शॉपर में डाल के दे सकते हैं ना यहाँ, तो साथ साथ ही सर्विस। हाँ, वो अलग बात है कि अब जाहिर है साल के एंड पे एक ही एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन भी तो साथ साथ हो रही होती थी, लेकिन हम हर रोज़ तो नहीं एंट्री कर रहे होते थे, नॉर्मली पीरियड एंड पे करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ओवर टाइम यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन साथ साथ रेवेन्यू, हाँ अगर बीच में आ जाएगा तो 3/12 4/12 वो भी हम कर लेते होते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़े, फिलहाल सिंपल रखें। अब ये बात लॉजिकल लगती है आपको कि ये सर्विसेज हैं 2300 और 2300, इनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 4000 है, तो ये कम ही होगी, लॉजिकल बात है ना।
क्या ख्याल है? अभी मैंने करवाया गुड्स के केस में, ये गुड्स के केस में ये क्या है, 5,000 आज है और 3 साल आ गए हैं इसमें। असल में यहाँ मैंने 2-2 साल वाले बनाए हुए हैं। ये तस्वीर कुछ ऐसी है, ठीक है। 5,000 आज आ गए और 3 साल बाद गुड्स जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है ना 5,000, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा ही होनी है, तो ये लॉजिकल भी दिखता है। क्या ख्याल है? अब जब ये सिचुएशन आ जाए, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, मिसाल के तौर पे मैं गलती कर गया, 2 साल वाला बनाना था ताकि मैं यूँ लिखता। ये 5,000 है और मिसाल के तौर पे ये वहाँ पे कितना पैसे निकला है, लेट्स से ये कोई 6200 रुपये है। ऐसे ही होगा ना कि आज कैश तो फ्यूचर वैल्यू की ज़्यादा, लेकिन ये चूँकि एक इन टाइम था, यहाँ से उसको उठा के इधर ले आया, ईजी था। लेकिन अगर कभी सर्विसेज का रेवेन्यू आ जाए तो इस तरह से सिंपल डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे हम, फिर अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे जो हमने गेन किया था। ये समझ आ रही है मैंने क्या किया? ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ, ये भी एक मिनट, मैं आपके सवाल बिल्कुल लेता हूँ भाई, लेकिन ज़रा मुझे ये एक केस बनाने देना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों ही एडवांस फ्रॉम कस्टमर हैं, ओके, सही है। अच्छा जी, पहले ये कर लेते हैं, फिर सवाल भी ले लेता हूँ आपके, किसी तरफ लगा लूँ मैं, है। अच्छा, तो ये लॉजिकल नज़र आ रहा है आपको बाय द वे कि फ्यूचर में जो सर्विसेज देनी है, अगर उनके पैसे आज ले लिए हैं तो फ्यूचर वैल्यू उन सर्विसेज की ज़्यादा होगी, उसको डिस्काउंट करके ही आज की वैल्यू कम ही होनी है। ये लॉजिकल भी लगता है, ठीक है ना। ये थोड़ा कोई एक आधा 0.5 का कोई डिफरेंस 5-6 रुपये का आ जाए तो अलग बात है, वरना मैंने सवाल जो करवाना है ना अगला पास पेपर का, कोशिश की उसी का डाटा उठाऊँ। अच्छा, अब एन्युटी का फार्मूला याद है आपको? एन्युटी का फार्मूला था वो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते थे जिसमें हम लेते थे रेंटल्स, ठीक है जी, इनटू वो सारी कहानी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू की जगह कैश लिख लेना है, रेंटल्स की जगह रेवेन्यू। देख लो ये कहानी नहीं बन रही। हम क्या करते थे, ये किराया रेंटल, ये रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एक जैसे हैं, उठाओ ले आओ, करते थे ना ऐसे ही, उठाओ और ले आओ इधर, ऐसे ही करते थे। तो क्या निकलता था, रेंटल से पीवी। अब आज ये पीवी नहीं है, वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, बहरहाल मैं कह रहा हूँ उस फार्मूला से कंपैरिजन करें तो आज ये पीवी नहीं है, ये कैश है, और ये रेंटल्स नहीं है, ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो बस इसको रिप्लेस कर देंगे, फार्मूला हमने यही यूज़ करना है। असल में हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास इस सवाल के अंदर अगर आप गौर फरमाएं ना तो 1 - 1.1 है, सवाल में है, कैसे नहीं है, मैंने बताना है 10% है, मैंने बताना है 10% है, ये है। मैं जो चीज़ अभी गायब करता हूँ वो बताता हूँ आपको। -2 कर लें जी, 2 वाला ही सवाल है, डिवाइडेड बाय 0.1, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब सवाल में मुझे कैश गिवन होगा और ये मिसिंग होंगे, समझ आई है? क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले भी क्या हुआ है, सवाल में मुझे कैश गिवन था, रेवेन्यू मिसिंग था, मैंने फ्यूचर वैल्यू वाला निकाला, ठीक है ना। अभी भी क्या होगा, एडवांस का सवाल है ना, ठीक है। एरियर वाला तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, कैश सेल वैसे नहीं है, एडवांस का सवाल है तो कैश पहले आना है, सर्विस को फ्यूचर डेट पे बुक करना है तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, तो बेसिकली मुझे क्या मुझे रिक्वायर्ड है, रेवेन्यू, ठीक है ना। अब ये यूज़ करते हैं इधर इस सवाल में, यही सवाल बन गया हमारा। हम निकाला करते थे जी प्रेजेंट वैल्यू कैसे, रेंटल्स इंटू 10% है सवाल के अंदर रेट, और -2 डिवाइडेड बाय 0.1, और फिर ये लिखने के बाद हम जानबूझ के ये पहले लिखेंगे क्योंकि हमें इतनी चीज़ें थोड़ी याद होती हैं। ये तो हम माशाल्लाह इतना प्रैक्टिस किया था, इसको याद नहीं है, ये तो हमें याद है कि ये पीवी होती थी। अब इसको काट के यहाँ पे लिख दो कैश और इसको काट के लिख दो रेवेन्यू, बाकी अपना डाटा सवाल का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेसिकली मुझे इसका नहीं पता, बस मुझे ये पता है 4,000 आज हमने रिसीव किया है और अगले 2 साल हमने सर्विसेज देनी है और डिस्काउंट रेट 10% है। ये सवाल होगा हमारा, अभी देखते हैं सवाल होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 4,000 गिवन है, रेवेन्यू नहीं पता मुझे, और 1 - 1.1 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1 ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आता है,
2305 को उधर जाके डिवाइड कर दो, करूं या सही है? अच्छा 23, चलो थोड़ा सा करीब करीब ही था, 2305 ये क्या आ गया हमारे पास? रेवेन्यू। ठीक है जी। अब सवाल जब करेंगे तो इस दिन कैश रिकॉर्ड करेंगे और 2305 की हम सर्विसेज रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। कैश आज रिकॉर्ड करेंगे, ये रेवेन्यू सर्विसेज का रिकॉर्ड करते जाएंगे। सर्विसेज साथ साथ दे रहे हैं ना, इसके अंदर हम उस तरह की बात नहीं कर रहे। देखते हैं, सवाल करके देख लेते हैं क्या ख्याल है। 2305 पे आ जाए ज़रा सवाल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि बहरहाल देखो जब भी टाइम इन्वॉल्व होता है ना, टाइम तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। अच्छा इसी की एंट्रीज कर लो, चलो ये सवाल एक इधर हो गया, ये एक इधर कर लेते हैं। ये सवाल बन गया, अब इसी की एंट्रीज कर लेते हैं। ये कोई डेट कर लो, कोई डेट कर लो, बताओ। 1 जनवरी 12 है, भाई कह रहे हैं 1 जनवरी 12 है। ठीक है जी। अब सालाना 2 साल, सवाल बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ सवाल। फास्ट पेपर में सवाल बना होगा, उसमें क्या है जी, 1 जनवरी 12 पर हमें क्या रिसीव हुआ है? कैश। तो जब ये कैश रिसीव हुआ है तो हमने कहा ओहो ये तो क्या है। अच्छा यार एंट्रीज की जगह उधर ज़रा अच्छा था ना, वही कर लेते हैं, कोई फ़ायदा होगा? ये गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, नहीं फ़ायदा नहीं होगा, उधर ही करते हैं, गुजारा हो जाएगा। ले जी, कैश कितना आया? कैश कितना आया? 4000। ठीक है जी। अब उसके बाद पूरा साल गुजरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे। क्यों? ये क्या है? लाइबिलिटी, एक्सपेंस बुक करेंगे ना। ठीक है। इसी तरह से अगर वो दूसरा केस बन जाए, छठा लिखा ही नहीं है, वो बहुत आसान है, नॉर्मली बनता नहीं है, अगर वो बन जाएगा तो उसी के हिसाब से कर लेंगे। बहरहाल यहाँ पे क्या आएगा जी, 31 दिसंबर 12 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा 4000 इंटू 10%, 400। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू वाली सेल रेवेन्यू हमने निकाला हुआ, और ये फ्यूचर वैल्यू पे बुक करते थे। देखो अभी थोड़ी देर पहले यही तो किया, ये सिर्फ पॉइंट इन टाइम वाला मामला था ना। ठीक है। तो एक इसको तो ज़रा मिटा दें, ऐसे ही मिक्स हो रहा है कि यार ये भी कहीं ऐसा ही था, वो वहाँ पे लिख तो दिया। ये कहानी है, ये गुड्स हैं। आज कैश आया, इंटरेस्ट बुक करते गए और फिर फ्यूचर वैल्यू पे सेल को बुक किया, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम था। अब चूंकि सर्विसेज ओवर टाइम होती हैं तो हमने काम वही किया, अब साल के एंड पे एक बार ही रेवेन्यू बुक करेंगे ना, अब हर रोज थोड़ी बैठ के ये एंट्री कर रहे होंगे, अल्टीमेटली डे एंड पे यही बन जाना है। ठीक है। अब कैश आया, एंट्री, चलो एंट्री बाद में करते हैं। इंटरेस्ट बढ़ गया और 31 दिसंबर 12 पे सर्विसेज 1 साल की दे चुके हैं, सर्विसेज का रेवेन्यू इस साल का रिकॉर्ड करें, 2 साल का इंतजार नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, लेकिन पीओ ओवर द टाइम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने एंट्री की, रिकॉर्डिंग की, वो 2305। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया? कैरिंग अमाउंट क्या आ गई? 2095। उसके बाद 31 दिसंबर 13 नहीं बन गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2095 इंटू 10%, 210। लेकिन थोड़ी सी अब माफ़ी दे देना, ठीक है, अगर पॉइंट आधे का फ़र्क आ जाए तो। जी रेवेन्यू सर्विसेज का बुक करें जी, कितना? 2305। देखो, और ये क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे क्या एंट्रीज हुई? पहली एंट्री कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तीसरी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। चौथी एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और चौथी एंट्री कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। तो बात बिल्कुल ऐसी ही बन गई, आमने सामने रख के देखें इनको भाई, अगर हो सके तो ज़रा यहाँ से लगाएं, लग जाएगा ना, एक फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है जी। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसी एक पॉइंट इन टाइम पे ट्रांसफ़र हो रही है तो ये सिचुएशन है, कैश रिकॉर्ड करो और फिर एक ही दफ़ा जाके सेल फ्यूचर वैल्यू पे, लेकिन फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सपेंस बुक होता रहा और एंड पे फिर एंड पे जाके एक ही दफ़ा गुड्स डिलीवर की, पीओ सेटिस्फाई हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब सर्विसेज के मामले में आए,
ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्विसेज ऐसे होती हैं ना, अगर कोई गुड्स ऐसी हो जाएं तो उन पे भी भाई यही काम लग जाएगा। फिर ये बहस ना करना, फिर सेम यही कर लेना कि जी गुड्स के केस में भी ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है। इसीलिए तो उन सवालों के अंदर सवाल लिख देते होते हैं। आई कैप भी मतलब इस लेवल तक थोड़े ही जाता है, वो लिख देता होता है मतलब गुड्स को वो बनाते हुए कि यार डिस्काउंटिंग को ज़रा इग्नोर कर दो। जैसे वो हमने किए थे ना वो सवाल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं 2 साल 3 साल, तो कहता है यार डिस्काउंटिंग को इग्नोर करो। बहरहाल हमें अब आती है वैसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइबिलिटी बनाई है आज, इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रेवेन्यू भी बुक कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती चली जा रही है। अच्छा जी, जब ये काम हम कर लेते हैं ना तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम पास पेपर 3 का ए कर लें। ये पिक्चर लेनी है तो ले लें, इसी तरह से ये भी साथ आ जाएगी। ये पिक्चर लेनी है तो ले लें, बाकी परला बोर्ड खींच लें, बस यही कहानी है, ठीक है। 5 केसेस हैं, कैश डिलीवरी कैश सर्विस साथ हों तो ये कैश सेल्स होती हैं, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कैश डेबिट रेवेन्यू, ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं। मसला यहाँ आता है डिलीवरी पहले गुड्स बाद में, या डिलीवरी पहले कैश बाद में, या कैश पहले डिलीवरी बाद में, या कैश पहले सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्रेडिट, ये फाइनेंसिंग आएगी, ये क्रेडिट सेल और ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपके सामने आ गए हैं। पास पेपर 3 का ये ओपन करें, अगर आप इजाज़त तो मैं भी यहाँ से हटा लूँगा ये तस्वीर, या चलो ये पड़ी रहे कहीं और से जाके। वाह सुभान अल्लाह, तो साथ ही पड़ा हुआ जी। 3 का ए, आपको 1 मिनट देता हूँ। दो मिनट ले लो यार। पेज नंबर 508 है, मुझसे पूछ लिया करो, फ़ौरन पहुंचा फ़ौरन करो बस। अच्छा जी, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा है, छोड़ें आप फिलहाल ऑप्शन 1 की बात करें, आप छोड़ें, ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाए सर कभी पेपर में, हद होगी यार। अब ए भी आ जाए तो क्या है आपको, उसने जान रखा तो। जी कुछ हुआ। जुपिटर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 17 विद अ कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विसेज हैं। इट हैज़ ऑफर्ड, JL हैज़ ऑफर्ड फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1 हमारे पास तो भी एक ही है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपए, यानी कि कस्टमर आप हमें आज 2 लाख दे दो और हम 2 साल तक आपको सर्विसेज देते रहेंगे। डिस्काउंट रेट है 6.596। अब सिचुएशन क्या है जी, सिचुएशन तो कुछ ऐसी नहीं बनी हुई, वही क्या, ये 2017 में हम खड़े हैं, 17 और 18 है। 200 रुपये कैश यहाँ पर आ गया और सर्विसेज रेंडर होती जा रही हैं। ठीक है, लेकिन कितने पर रिकॉर्ड करें ये समझ अभी नहीं आ रही। तो क्या सिखाया है, कैश दे दिया ना, मुझे रेवेन्यू की अमाउंट नहीं ना मिल रही। एनुटी का फार्मूला लगा लेते हैं। वो फार्मूला क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल्स। हाँ अभी तो काटेंगे ना इसको, 1 माइनस 1.06596 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.06596। और उसके बाद ओहो, इधर तो कैश लिखना था और इधर रेवेन्यू लिखना था। चलो जी, अब इसका आंसर सिर्फ इस ब्रैकेट का आंसर निकाल के रख लें। चलें, कैश कितना गिवन है जी, 200,000 में करो ना आप। रेवेन्यू का नहीं पता लग रहा था असल में, इनटू आंसर बताओ सिर्फ ब्रैकेट का।
बस अब कर लो ना, मैं लिख बैठा हूँ, माफ़ी दे दो, सिर्फ ब्रैकेट का आंसर बता दो, क्या मसला है। 1.81, 3-4 डेसिमल तक लिखो, 1 पॉइंट ज़रा एक्यूरेसी आ जाएगी। 81 82, ठीक है। अच्छा, अब 4 डेसिमल तक लिख लिया हमने। अब रेवेन्यू कितना रखना है जी, ईयरली। बेसिकली ये देखो ना, फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, एनविटी का, मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा कैश फ्लोज होते हैं, वो कैश फ्लोज की जगह हमने, फिर रेंटल्स की जगह हमने रेवेन्यू रखा है, तो मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा, 2 साल का रेवेन्यू अलग अलग वाला उन्होंने बताया। जी बोलो। 10, नहीं 110 ना कर लें। अच्छा चलो कर लें, ये तो फिगर है, ये तो फिगर है, सॉरी। वो रेट के लिए ज़रा एहतियात किया करें, क्योंकि रेट का असर तो देखो ना, इस पर भी पड़ जाना था। अब ये कर लो राउंड 110, यानी बिल्कुल मिलता जुलता सवाल ही बन गया हमारे से। हमने वहाँ पे क्या लिया था अभी, 4,000 लिया था, ठीक है, और 2300 आया था। यहाँ पे सवाल में 200 है और 110, यानी कि मिलाकर सर्विस कहीं दे रहे हैं 220 रुपये की करीब, ठीक है। छोड़े, हाँ, वो तो अलग अलग आ रही हैं। अब मेरे पास आंसर आ चुका है जी, क्वेश्चन मार्क्स, आप हट जाइए, अब आपका अब कोई काम नहीं है जी। कैश रिसीव किया पहले दिन 200, पहले साल के एंड पर 110 की सर्विस दे लेनी है, और दूसरे साल के एंड पे भी 110 की सर्विस दे लेनी है। और अब क्या करना है, इस सवाल को देख के मैंने, यहाँ पे तो एंट्रीज भी हो सकती हैं, अब चेक करें, शायद यहीं पे हो जाए। पहली एंट्री, वर्किंग भी करनी है सर, जाने दें, अब क्या हो सकता है, जाने दें, कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जी। शुरू करें जी वर्किंग। यकम जनवरी, मैंने सवाल मिटा दिया, बताओ। यकम जनवरी 17 जी, डेट आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, सर कोई बात नहीं, अब मिटाना है ना, सही तरह से मिटाएं, हमें सही तरह से सवाल करके दें, ये ड्रामे नहीं चलेंगे अब आपके, ठीक है ना। पूरा ऊपर लिखें डेट और सब कुछ, ठीक है ना, ऐसे तरीके से लिखें। ये क्या बात हुई, अच्छा यार समझ गया हूँ, आखिरी क्लास है ना, देखो कैसे कर रहे हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन और एडवांस है, एडवांस जी। जी बच्चों, यकम जनवरी 17 है, कैश कितना ले लिया इमीडिएट। उसके बाद 31 दिसंबर 17 आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखें, वरना इन्होंने कुछ भी कर देना है। एक्सपेंस जी 200 इंटू, यार ये बड़ा मसला है, 6.596%, 13, इसको अब राउंड ही रखो, इसको ज़रा आगे ले आओ, एडवांस 200, जगह नहीं बची। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि सर्विसेज हैं, साथ साथ रेवेन्यू बुक करना है, तो रेवेन्यू ये फ्यूचर वैल्यू पे, जो इसको हम वर्किंग 1 कह देंगे ना, वर्किंग 1 में हमने निकाला है, ठीक है। तो वर्किंग 1 फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन बस ठीक है, 110। कैरिंग अमाउंट बताओ, 31 दिसंबर 17 पर 103। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आया, इंटरेस्ट पहले बुक कराओ, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। अब 103 के ऊपर लगाओ 6.596% जी, 7 ओनली, और साथ ही आपने 7 के साथ ही रेवेन्यू बुक करें। प्लूटो का भी सर गया, अल्लाह की मर्ज़ी, क्या हो सकता है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। प्लूटो तो पहले ही किया हुआ है हमने, इसकी तो हमें टेंशन भी कोई नहीं है। 5 नंबर भी उड़ा दिए मैंने, ये 5 नंबर का सवाल है जी। पता नहीं मांगा इसने क्या हुआ है, एंट्रीज ही मांगी थी। अच्छा, रेवेन्यू वर्किंग नंबर 1, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना, एक चीज़ करते करते वहाँ से आ रहे हैं, आधे घंटे से शुरू किया हुआ है काम, तो बेस बनती आई जी 110, और इसकी भी हो गई बस जी बच्चों। अच्छा, अब एंट्रीज मैं बोल रहा हूँ या करूँ भी सही, बोल रहा हूँ। ये देखें जी प्लीज़, कैश डेबिट, एडवांस क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एडवांस क्रेडिट, एडवांस, ये कैश कोई नहीं आया, एडवांस डेबिट, सेल क्रेडिट, रेवेन्यू, सॉरी सेल से ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, रेवेन्यू क्रेडिट, फिर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एडवांस क्रेडिट, फिर एडवांस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी।
ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन जी। ऑप्शन का नंबर क्या था, मैं तो वो लिखना चाह रहा हूँ, ऑप्शन 1। चले जी, ऑप्शन 1। अच्छा जी, ऑप्शन 2 अब मेरे पास तो कोई नहीं, आप ही बता दें ऑप्शन 2 क्या है। अच्छा, अब ऑप्शन 2 जो है वो कहता है जी पेमेंट 110। अच्छा, ये आपस की बात है, कस्टमर तो इनडिफरेंट ही होता है ना, ये सॉरी सेलर ये तो कोई नहीं है कि एक चीज़ में उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसने अपनी डिसीजन मेकिंग ऐसे की, उसने यही कहा होता है कि यार अगर आज पैसे एडवांस में दे देगा तो चलो हमने 2 साल इस्तेमाल करना है, ठीक है, लेकिन अगर यही पैसे उससे हम आहिस्ता आहिस्ता मांगेंगे तो हमने भी तो जाहिर सी बात है जो जिन सर्विसेज को सफाई की सर्विसेज दे रहे हैं तो जो जमादार रखे हुए हैं उन्होंने भी तो तनख्वाहें बढ़ानी है साल के हिसाब से, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन की होती है। सेलर तो इंडिफरेंट ही होना चाहिए इन ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, और है भी सही। खैर चलें छोड़ें, ऑप्शन बी इज़ वेरी 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 सिंपल, दिस इज़ अगेन इंट्रो। ऑप्शन 2 2 ही एंट्रीज होनी है जी खैर से इसके अंदर। पहली एंट्री नहीं, पहली एंट्री एडवांस की तो सॉरी कर लें, यकम जनवरी एडवांस कोई नहीं, ओ सुकून मॉल अगर होता तो फिर ठीक है, फिर इंटरेस्ट की गड़बड़ हो जाती। जी बोलें, कैश आया रेवेन्यू गया, एंट्री 31 दिसंबर 2017 पे। ओह, वही हुआ ना जिसका डर था जी, 31 दिसंबर 2017 जी। ना करना यार, चुप कर जा। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 110, इंट्रो शुरू हो गई जी। उसके बाद अगली एंट्री 31 दिसंबर 18 पर। इसके नंबर कितने थे दूसरे पार्ट के? जाहिर सी बात है, मुझे भी यही लग रहा है। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 110, उसमें कितनी एंट्रीज थी? 1 2 3 4 5, इसमें 2 7 हो गई, ठीक है। तो कितने नंबर का सवाल था? 5 का, तो कोई नहीं, इसके भी डेढ़ 2 नंबर, डेढ़ 1 नंबर तो बन ही जाता है। चलें जी, ये ऑप्शन 1 हो गया और साथ ही बीच में छोटा सा ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 1 की एंट्री ज़बानी बोली हैं और ऑप्शन 2 की एंट्रीज मैंने कर दी कि उसको और कुछ करने वाला था नहीं। सही है, देखूं कोई और सवाल आपके लिए। चलें फिर डिस्टिंक्ट की बात शुरू करते हैं। तैयार हैं? कितनी देर का हुआ लेक्चर अभी हैं? चलें ठीक है, मेरे ख्याल में डिस्टिंक्ट की बात हम कर जाएंगे, उसके बाद ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी का सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया है वैसे, जो मैंने आज पढ़ा देना है। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स वो आया भी कभी नहीं आई कैब में, डिस्काउंट नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी एक सवाल करवाऊँगा, एक सवाल होमवर्क में दूंगा, सरदान कह रहे थे एक सवाल मॉक में भी देंगे, तो ये 3 सवाल कम से कम कर लेना। ये क्या ना, मकसद कहने का ये है कि ये इम्पोर्टेंस इसकी का अंदाज़ा लगवा रहा हूँ आपको कि एक सवाल क्लास में करवाया जा रहा है, एक होमवर्क में दिया जा रहा है, एक आधा अगर मॉक में भी आ जाता है, वो तो आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जब सीख लिया तो एक नहीं 10 आ जाए, हमें इससे क्या, ठीक है, तो अच्छी बात है। ये कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स की बात हो रही है, ये इसलिए कर लेना बेटा क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स और वो डिस्काउंट वाउचर ये बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं। डिस्काउंट वाउचर तकरीबन 2 दफ़ा ICAB ने टेस्ट कर लिया है, इसको नहीं छेड़ा तो फिर चला जाना है इसने, ठीक है ना, तो इसलिए इस तरफ चला ना जाए। तो ये एक आखिरी कॉन्सेप्ट है जो इंशाल्लाह आज असर से पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर पास पेपर्स हैं तो वो फिर डिसाइड करते हैं, हमने आज ही कर लेंगे, सुबह फिर नहीं आया जाता। कुछ बच्चे हम बैठ जाएंगे, जिन्होंने बैठना है, जिन्होंने जाना होगा वो सुबह भी तो उन्होंने आना कोई नहीं है, तो कर लेंगे। अच्छा हाँ, आमिर भाई देख रहे हैं, कोई नहीं यार, सेशन मुक गया, 1.5 महीना सी कोई नहीं, था नजर आना, मौजे करना है ना, दान साहब होंगे ना मैं होऊंगा, बाकी तो आपको तंग करते ही नहीं है। अच्छा जी, जी आमिर यहीं होगा, आमिर ने कहाँ जाना है, मेरी तरफ से छुट्टी है इसको, कल से ना है। अच्छा जी,
चलें, आप लोगों ने हंस लिया है तो अब बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर दें हम मिलकर। इसके बाद ही पानी पीऊँगा। कहते हैं ना पानी नहीं पीना जिन्हें दिख रहा है नहीं हो जाना। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। आ गया। अच्छा इधर देखें जी। क्या भाई क्या फरमा रहे हैं? पेज नंबर कोई नहीं है अभी तो एक बात लिखने लगा हूँ। देखें, गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं, स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर 2 शर्तें लगाई हैं। अगर 2 शर्तें पूरी कर लें, गुड्स हों या सर्विसेज हों, देखो ना, गुड्स सर्विसेज दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं ना। कोई बंदा सेलर ऑफ गुड हो सकता है तो कोई बंदा सेलर ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों पे अप्लाई हो रही है ना ये बात। अच्छा, 2 चीज़ें अगर 2 शर्तें अगर पूरी हो जाएं, मैंने वैसे थोड़ी सी बात कर दी थी, बुनियाद बना दी थी आपकी कि कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी और एक है चीज़ें लेकर खुद बनाना कॉफ़ी। ये बेसिकली अब आज उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें स्टैंडर्ड कहता है कि पूरी करो। पहली बात, गुड्स विद इन इट सेल्फ, गुड्स जो हैं वो विद इन इट सेल्फ यानी अपनी ज़ात में खुद, ठीक है, गुड्स विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं, अपनी ज़ात में अलग हैं। ये क्वेश्चन करता है सवाल कि पहले पूछो क्या गुड्स अपनी ज़ात में अलग अलग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगली बात फिर करनी होती है, वो बात अभी शायद समझ ना आए लेकिन पहले लिख तो लें, लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये अलग अलग हैं? कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक तो है चीज़ों का अपने अंदर अलग अलग होना, उसकी निशानी स्टैंडर्ड ने अलग बताई हुई है कि कौन सी चीज़ें मैं यूं देख कर कह दिया करता हूं। स्टैंडर्ड भी बोल रहा होता है ना हमसे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कहता हूं ये अपनी ज़ात में अलग है, उसकी कोई निशानी अलग बताई है उसने, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक शर्त काफ़ी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी सेलर इनको अलग अलग बेच रहा है, सेलर इनको अलग अलग बेच रहा है। ये दूसरा सवाल। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ आए तो फिर आपकी गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, वरना नहीं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे चीनी कॉफ़ी में डलती है जो, ठीक है, क्या ये अपनी ज़ात में एक अलग चीज़ है? इसकी निशानी स्टैंडर्ड ये कहता है, इसकी 2 निशानी है। एक ये कि ये लोग अलग से बेचते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं, यानी अगर चीनी इस सेलर ने नहीं दी तो साथ वाला भी वही चीनी बेच रहा है मार्केट के अंदर, नॉर्मली ये लोग ये बेच रहे हैं चीनी को। और दूसरा, ये चीनी अलग से फ़ायदा देने की अहलियत रखती है। खैर इसकी बात बाद में करेंगे। ये चीनी क्या है? ये चीनी विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट लग रही है। अच्छा, ये बड़े बड़े स्टोर्स बन गए, अब जलाल सन्स पहले था, अभी यहाँ पे वो इम्तियाज़ भी आ गया है। आप जाते हैं, एक रूफ़ के अंदर सारा कुछ ही होता है, इसमें ग्रॉसरी का सारा सामान ही पड़ा होता है, सब्ज़ी भी पड़ी है, फ्रूट भी पड़ा है, ठीक है। और तो और वो बेकरी की एक लाइन लगाई है, भाई कोई जाए ना इधर से, ठीक है ना, जो बंदा जिस काम के लिए चाहे इधर आ जाए, ठीक है। अब एक है वहाँ पे बर्गर सैंडविच बना के बेचना, और एक है उसी इम्तियाज़ मॉल के अंदर सब्ज़ियों की जगह पर ये सारी चीज़ों का होना, और बेकरी के अंदर वो सारी चीज़ों का होना जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उन बर्गर्स या उन सैंडविचेस के या उन पिज़्ज़ाज़ के जो वहाँ पे लगे होते हैं। यही आइटम्स नॉर्मली 3-4 पड़ी होती हैं, ठीक है। एक ये है कि उनको ये बनाकर बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे बर्गर के अंदर पैटी डालते हैं, टमाटर प्याज डालते हैं, केचप वगैरह डालते हैं, बंद रखते हैं और बेच रहे हैं। यही चीज़ें इस इम्तियाज़ में आपको अलग अलग भी मिलेंगी। कोई बंदा चाहे तो वहाँ से बर्गर अलग ले, पैटीज़ अलग ले, टमाटर प्याज अलग ले, ठीक है, केचप अलग ले, सॉसेज अलग ले और घर आके खुद बना ले। और कोई इतनी तंगी उठाना नहीं चाहता तो वो बना बनाया भी ले ले। अब
ये जो प्याज टमाटर हैं, प्याज हैं या टमाटर हैं या ब्रेड है, ठीक है, ये मैंने डैश डैश डाल के लिखा है, ठीक है ना, या क्या है, पैटीज़ है, बस लिख लिया मैंने किसी तरह, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है, प्याज है, प्यार नहीं है ये, अच्छा जी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीनी, भाई ये ऐसे कर लें मेरे ख्याल से, तो ये ठीक है ऐसे, यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब चीनी जो है ना, ये ज़रा कॉन्टेक्स्ट में नहीं रहती, यूं कर लेते हैं, बर्गर के अंदर चीनी, क्या यार, मीठा बर्गर भी तो बंदा बनवा सकता है। अच्छा जी, प्याज टमाटर ब्रेड पैटीज़, ये सब क्या हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग फ़ायदा दे सकती हैं, यानी इनको अगर मुझे लिखना चाहिए तो मुझे यूं लिखना चाहिए। अब ज़रा दोबारा लिखेंगे, प्याज टमाटर और क्या लिखा था, ब्रेड, फिर चिकन पैटीज़, जो भी है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। क्या मतलब, ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इम्तियाज़ मॉल वाले ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बर्गर या एक सैंडविच के अंदर दे दें, तो क्या वो आपको टमाटर प्याज ब्रेड चिकन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या वो आपको सैंडविच बर्गर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब इस बर्गर या सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें डिस्टिंक्ट तो थीं, लेकिन उन्होंने उसके साथ ऐसा हशर किया कि ये डिफरेंट इनपुट्स, चारों इनपुट्स मिलकर एक कंबाइन आउटपुट की शक्ल इख्तियार कर गए, ठीक है। अब दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर तो आप इम्तियाज़ मॉल में गए हैं और आप सब्ज़ी वाली साइड पे जाकर वहाँ से टमाटर भरते हैं शॉपर में, प्याज उठाते हैं, ब्रेड लेते हैं, चिकन लेते हैं अलग से, ब्रेड जाके बेकरी से लेंगे, सब्ज़ी वाले के पास तो नहीं पड़ी होगी, फिर वहीं पे उस सेक्शन में कहीं फ्रिज से आप चीज़ वगैरह निकालते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लेकर शॉपर में डाल के जा रहे हैं तो इम्तियाज़ वाले कहेंगे हमारी 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन को बाद में करना है। चलो, तो क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे इम्तियाज़ वाले, हमने आपको 4 आइटम्स दिए हैं, 4 चीज़ें दी हैं, टमाटर प्याज ब्रेड चिकन, ठीक है। और अगर ये अली साहब ने ये किया था, और अगर महमूद भाई जाएं और वो जाकर वहाँ पे कहें मुझे एक सैंडविच या बर्गर बना दीजिए, वो ये सारी चीज़ें मिलाकर मिक्स करके इनको जब सैंडविच या बर्गर बना कर दे देंगे, तो वो क्या कहेंगे, हमने आपको प्याज टमाटर ब्रेड और चिकन बेचा है। वो बिल बनेगा तो क्या उसके ऊपर ये लिखा होगा प्याज टमाटर एक चटाकी टमाटर और एक, इससे बना होता है? नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, बर्गर या सैंडविच की प्राइस, ठीक है ना। तो ये दोनों शर्तें होना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये अपनी ज़ात में भी अलग हैं और इम्तियाज़ वाले इसको अलग अलग बेच भी रहे हैं, तो फिर ये 4 हैं। और अगर इनका बर्गर बन जाए, सैंडविच बन जाए, तो ये अपनी ज़ात में तो अलग अलग थीं, लेकिन अब न रहीं, ठीक है। अलग अलग अभी भी शायद कोई कोशिश करे तो बीच में से टमाटर भी निकल आए, प्याज भी निकल आए, ब्रेड अलग हो जाए, पैटी अलग हो जाए, ठीक है, तो अलग कर लें, लेकिन फिर वो कुछ रहा तो नहीं ना, ठीक है ना। तो बहरहाल ये डिफरेंट इनपुट्स मिलकर एक कंबाइन आउटपुट की शक्ल इख्तियार करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे एंड्रॉयड यूज़र्स जो हैं नॉर्मली शायद उनका कोई सॉफ्टवेयर मिल जाता हो, मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन ये iOS वाले जो हैं इनके साथ एक मसला है। वो मसला क्या है, इनका जो iOS सॉफ्टवेयर है और इनका जो फ़ोन होता है, ये इनको अलग अलग नहीं मिलता कहीं से, ठीक है। मैंने इसलिए उनको अलग अलग कर दिया, पहले मैंने लाइन में लिखा था फिर अलग अलग कर दिया। क्या मतलब, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पे कोई सिर्फ एप्पल का सॉफ्टवेयर बेचता हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई सिर्फ ये इस तरह की चीज़ है ही नहीं कि ये अलग फ़ायदा दे दे, सिर्फ आईफोन सॉफ्टवेयर बगैर फ़ायदा दे दे। भाई इनका तो सॉफ्टवेयर सिर्फ चलता ही इनके फ़ोन में, ठीक है।
ये फ़ोन इस सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ नहीं, ये सॉफ्टवेयर इस फ़ोन के बगैर कुछ नहीं। तो ये दोनों चीज़ें वैसे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन इनको IFRS 15 डिस्टिंक्ट नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो अपनी ज़ात में ही अलग नहीं है। इसकी निशानी अभी बताता हूँ ना, वैसे आपको ज़बानी बताई भी है कि ये चीज़ें अलग अलग से फ़ायदा देने की अहलियत रखती हों। टमाटर सिर्फ खा लो, खा सकते हो, ठीक है। प्याज सिर्फ अकेला खाना चाहो, खा सकते हो। इनको मिक्स करके सलाद बना के खा लो, खा सकते हो। अच्छा, आज तो तुम लोगों ने चावल खाने हैं, मैं कह रहा हूँ कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने वो भी डाला वो बीच में कोई प्याज टमाटर। मेरी बात समझो प्लीज़ 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 भाई, बात सुनो। ये अलग अलग फ़ायदा दे सकते हैं, ये अलग अलग फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लिखूं कि कॉफ़ी लिखूं? और क्या होता है इसमें? चीनी। अब ठीक है, अच्छी भली चीनी। वो पहले असल में ना वो बर्गर वाली साइड पे चीनी आ गई थी, चीनी या जापानी जो भी है। अब इधर देखो, ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो भाई सिर्फ दूध पी लो आप, सिर्फ क्रीम खा लो आप, सिर्फ कॉफ़ी ले जाओ, लोग पी लेते हैं, लोग पी लेते हैं, ठीक है, लोग पी लेते हैं। अच्छा, और बहरहाल ये सारी चीज़ें अलग अलग भी फ़ायदा देने की अहलियत रखती हैं, लेकिन ये इनके केस में देखना पड़ेगा, इनकी अपनी ज़ात भी ऐसी है और कॉन्टेक्स्ट में भी ये दुकानदार ने या आपने जाके इम्तियाज़ वालों से अलग अलग उठाई है। लेकिन अगर कॉफ़ी पीनी है, मेरे ख्याल वो नहीं मिलती, तो आप वहाँ से निकले और आप वो कॉफ़ी शॉप पे साथ चले गए MM आलम पे। वहाँ जाके आपने जब कॉफ़ी बनवाई है, तो अब इम्तियाज़ वालों ने क्या कहा था, हमने आपको 4 डिस्टिंक्ट चीज़ें दी हैं, जबकि कॉफ़ी शॉप वाले क्या कह रहे हैं, सर हमने आपको एक कॉफ़ी दी है डिफरेंट, ठीक है। ये बात समझ आई? हालांकि ये मिलकर भी एक बर्गर सैंडविच बन रहा था, ये मिलकर भी एक कॉफ़ी का कप बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ बात जा सकती है। अगर ये विद इन सेल्फ डिस्टिंक्ट नेचर की चीज़ें थी और कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग बेचने का हुआ, तो ये 4 है। और अगर इनको कंबाइन कर दिया किसी ने और एक सैंडविच बना दिया, तो फिर हालांकि उसमें अलग अलग चीज़ें अभी भी अलग हो सकती हैं, अभी भी अलग हो सकती हैं, ठीक है। इसको टमाटर नहीं पसंद, ये निकाल के रख दे, भाई साथ वाला खा ले, और वो सिर्फ बर्गर खा रहा है, हो सकता है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा इम्तियाज़ वालों का, कि हमने इनको एक सैंडविच दिया है, ओके डन। लेकिन इससे आगे निकल कर मैं इधर आया, मैंने कहा कि ऐसे ही iOS सॉफ्टवेयर है और आईफोन है, लेकिन मैंने अलग अलग तीर नहीं लगाया, मैंने बीच में एंड कर दिया। उसकी वजह क्या है? ये अलग अलग आपको कहीं ये खुद से अकेला फ़ायदा नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, ठीक है। और ना ही आपको दूसरी निशानी अभी पढ़ते हैं, ना ही आपको बाज़ार में कोई ये अलग अलग बेचता हुआ नॉर्मली नज़र आएगा। जो भी बेचता हुआ नज़र आएगा आईफोन ही बेचता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, सही है। तो ये आईफोन तो पूरा एक गुड बन सकती है, लेकिन इसके अंदर मौजूद ये 2 चीज़ें जो हैं ये अलग अलग नहीं है। यानी अगर कोई बंदा कहे कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आईफोन देना, तो उसका मतलब क्या है, उसी के अंदर ये दोनों चीज़ें जाएंगी। ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिल जाएंगे तो मिलकर ये इस तरह का टेढ़ा सा फ़ोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही, ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, ओके। ये दोनों डिस्टिंक्ट हो ही नहीं रहे थे। तो ये तो मतलब कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ आईफोन के अंदर वाला iOS, ये इस तरह का है, इस हार्डवेयर के बगैर ये कुछ नहीं, इस सॉफ्टवेयर के बगैर ये कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये तो फिर हुआ ही एक, ठीक है, ये तो हुआ ही एक। तो ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। और फिर जाहिर सी बात है इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, और वो है मिसाल के तौर पे इस कीबोर्ड की। जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के बारे में बताएं कि ये कीबोर्ड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है, क्या ये अलग से फ़ायदा दे सकता है? दे सकता है। घर वाले कंप्यूटर पे लगा लेना, अभी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, बल्कि थोड़ी सी चाती मराता हूँ आपको। गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं? स्टैंडर्ड कहता है जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन, या तो वो खुद इस तरह से हो, टमाटर आपने खुद पूरा खा लिया, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज, या आपने उसको, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड ये दूसरी जगह यहाँ पे फिट कर रहा है वो, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। ये कीबोर्ड है,
लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जिस चीज़ के साथ वो बेच रहा है उसके अलावा नहीं बिक सकता। किसी भी कंप्यूटर के साथ लगा लो, ये भी किसी और के साथ लगा हुआ था, अभी मैंने अपने कंप्यूटर के साथ लगा लिया, तो ये एक डिस्टिंक्ट नेचर की चीज़ बन जाती है। ठीक है ना, अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर फिलहाल के लिए कि ये दोनों चीज़ें देखनी है हमने। अब वो एग्जाम्पल से समझेंगे, बार बार काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाल्लाह, फिर ऊँट जो है वो उम्मीद है रिक्शे में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो शर्त क्या है, गुड सर्विस डिस्टिंक्ट होने की शर्त क्या है कि गुड्स अपनी ज़ात में भी अलग हों, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग हों। ठीक है, अब इसकी अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। असल में तो ये जी पेज नंबर है 430। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट, देखो ना ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने, आपको याद है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो सॉरी सवाल एक कर रहे थे, 3-4 सवाल की, तो उसके अंदर क्या लिखता था, पहली शर्त गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, दूसरी फिर अगली बात, तो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं, अब वो सीख रहे हैं हम आज। ठीक है, ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह। इसके बाद मेरी तरफ तो आपका कस्टमर लॉयल्टी वाला प्रोग्राम जो है बस वही रह जाता है जी, और बाकी प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं ये करा के कॉन्सेप्ट 100% पूरे करा के भेजूंगा मैं, बाकी फिर देखते हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है, बस थोड़ा सा काम है। अब देखो ज़रा ध्यान से पढ़ो इसको। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, ये दो शर्तें हैं जो हमने वहाँ तस्वीर बनाई हुई थी, ज़रा ध्यान से देखना। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, कहता है अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। नंबर 1, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन, टमाटर है खा लिया, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज, या कीबोर्ड है अकेला खुद से नहीं चल पड़ता लेकिन हमारे घर पे पड़े हुए कंप्यूटर के साथ भी चल जाएगा। मैंने इसीलिए आईफोन और iOS की मिसाल दी है। ठीक है ना, वो इकट्ठे ही आते हैं, वो कोई नहीं उसमें से निकल के कहीं और इस्तेमाल हो रहा। ठीक है ना, नॉर्म आपको पता ही है, नहीं होता, नहीं इस्तेमाल होता। मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर आप वाले में नहीं हो सकता जी, लेकिन कौन से वाले के साथ, अगर मेरे घर वाले कंप्यूटर से उतार के आपके घर वाले कंप्यूटर पे लगाएं तो नहीं चलेगा। भाईजान साथ वाले कमरे के अंदर पड़े कंप्यूटर के साथ, हर इस कमरे में 50 कंप्यूटर रख दो, हर एक के साथ चलेगा। मतलब वो गुड ऐसी है जो ऑन इट्स ओन चलती नहीं है, चुप पड़ा है, लेकिन टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज वो फायदा दे रहा है। ये निशानी उसने बताई है। ठीक है ना, गुड सर्विस डिस्टिंक्ट कब है, जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट गुड और सर्विस, अकेले में भी या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज। जेके इधर देखो, जो के ऐसी चीज नहीं है कि जो मतलब बहुत नादिर है, क्या है, रेडिली अवेलेबल है कस्टमर के पास। मैंने कीबोर्ड लिया है, घर पे 4 बहन भाई हैं, चारों का अपना अपना लैपटॉप है, हर एक के साथ लगता है वो। ठीक है, तो कीबोर्ड ऐसी चीज नहीं है कि मैं उस कीबोर्ड से फायदा ले लूं, लेकिन मेरे पास रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके साथ वो इस्तेमाल हो सकता है, कोई यूनिक चीज नहीं है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होने की 2 शर्तों में से पहली क्या है, असल शर्त तो ये है, असल शर्त तो इतनी सी है, क्या, कस्टमर कैन, नजर आ रहा है ना, बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस। ठीक है, अगली बात तो वो अलग है ना। फिर पहली बात क्या है, कस्टमर कैन बेनिफिट, कस्टमर इससे फायदा उठाएगा। ठीक है, अब अगली बात तो ये है ऑन इट्स ओन, यानी वो चीज ऐसी है कि वो खुद से ही पूरा फायदा देने के, मतलब टमाटर के लिए जरूरी तो नहीं है कि उसको काट के पकाओ, वैसे भी खा सकते हो, और बोलो ठीक है, पथरी हो जाती है, और तुम प्याज खा लेना। ठीक है, तो सुनो क्रीम वैसे ही तुम खा लेते हो, ठीक है, मंगवा के। तो कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन, वो गुड सर्विस की ऐसी नेचर है कि वो अलग से फायदा दे लेती है, और टुगेदर विद रिसोर्सेज दैट आर रेडली अवेलेबल टू कस्टमर, या आम सी चीज़ है किसी और के साथ मिक्स करके भी यूज़, यानी कि चीनी अगर आप ले गए हैं तो घर वाली चाय में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहें सर वो मैंने कॉफ़ी के लिए ख़रीदी थी, इसलिए अगर वो कॉफ़ी के साथ देखूंगा तो फिर ही वो चीनी है, वरना वो चीनी डिस्टिंक्ट है ही नहीं। नहीं भाई, आप किसी और चीज़ में, आप मिठाई बनाएं, आप उसमें डाल लें। ठीक है ना, तो नेचर कैसी है उस गुड की, या तो वो खुद फ़ायदा देने के काबिल है या वो कीबोर्ड की तरह से है। ठीक है, अगली बात वो अगली, ये तो हमने देख लिया, ऑन इट्स ओन ये एक बात हो गई, और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज, लेकिन दैट आर रेडिली अवेलेबल, कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई नया सुपर कंप्यूटर भी लेके आना पड़ेगा कि मेरा ये कीबोर्ड उसके साथ चल जाए। ठीक है, अच्छा अगली बात, ये तो होगी पहली शर्त कि क्या है, गुड सर्विसेज क्या हैं, गुड सर्विसेज क्या हैं, अपनी ज़ात में अलग हैं। उसकी निशानी
स्टैंडर्ड ने क्या बताई कि वो कस्टमर को खुद से फ़ायदा दे लें या किसी के साथ मिलकर फ़ायदा दे लें, ठीक है ना। ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब ये कीबोर्ड जैसे मैंने कहा, ये आप कीबोर्ड कहीं से भी ले आएँ, किसी मखसूस जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है, और ला के किसी भी कंप्यूटर के साथ लगा लें, लग सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ क्या, अपनी ज़ात में डिस्टिंक्ट है गुड, ठीक है, अपनी ज़ात के साथ, क्या ज़ात के साथ, अपनी ज़ात में डिस्टिंक्ट है, अलग है। और दूसरा ये है, अब अगली बात, वैसे तो टमाटर प्याज अपनी ज़ात में डिस्टिंक्ट थे, लेकिन एंटिटी ने क्या कर दिया, क्या बन गया, ये कंबाइन कर दिया, डिफरेंट इनपुट्स को, डिफरेंट 4-5 इनपुट्स को कंबाइन करके एक आउटपुट बना दिया, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया, फिर ये तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक बर्गर का, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, एक बर्गर का, ठीक है। तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, फिर टमाटर प्याज पैटीज चिकन ये सब कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि ये इकट्ठे हो गए। और डिस्टिंक्ट क्या बन गया, अब बर्गर सैंडविच, ये डिस्टिंक्ट बन गया, ठीक है। अगली बात इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या देखो, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है ना। तो उसमें यही चीज़ देखनी होती है हमने, क्या मतलब, अगर सब्जी लेने गए हो तो इम्तियाज़ वालों की 4 ऑब्लिगेशंस थी, टमाटर देना, प्याज देना, और क्या था, ब्रेड देना, चिकन देना, ये 4 ऑब्लिगेशंस थी। और अगर आप सब्जी लेने नहीं गए हो, बल्कि आप बर्गर सैंडविच लेने चले गए हो, तो फिर उनकी कितनी ऑब्लिगेशंस हैं, 1। फिर इसके बाद अगले डिसीजन होता है, ये ऑब्लिगेशंस 4 हैं क्योंकि ये डिस्टिंक्ट थी, ये 4 हैं। तो फिर हम देखते हैं, जैसे जैसे ये टमाटर का शॉपर पकड़ो, रेवेन्यू बुक, ये प्याज का शॉपर पकड़ो, रेवेन्यू बुक, ब्रेड कल ले जाना नहीं है, नॉट बुक, चिकन ज़िबा कर रहे हैं थोड़ी देर में, बुक। बात समझ आई, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाओ, रेवेन्यू, वो अगली बात होती है फिर, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट जी, देखा तो था उस तरह से, वो शर्त भी देख लेंगे, अभी एग्जांपल्स करते हैं। द एंटिटीज, अच्छा पहली शर्त क्या है, कस्टमर कैन बेनिफिट, निशानी किसकी, डिस्टिंक्ट की, पहली निशानी क्या है, कस्टमर कैन बेनिफिट। और दूसरी चीज़ क्या है, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द प्रोमिसेस, फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अलग अलग पता लगना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना, नजर आ रहा है। तो एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस, ठीक है बच्चों। चलो ये 2 निशानियां हैं। अब आगे उसने वो एक्सप्लेनेशन दी है जिसकी मैं बातें आपके साथ थोड़ी सी कर रहा था, पढ़ के देखते हैं, जितनी बात पढ़ी गई वो पढ़ लेते हैं। A customer can benefit from a good or service if the good or service could be used, consumed, sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way। अच्छा ये तो ऐसे ही है, चले। If a good or service regularly sold, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वो कह रहा है कि अगर आपको नज़र आए कि एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली अलग बिकती है, ठीक है, इफ़ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, यही तो मैंने कहा, iOS और आईफोन अलग अलग बिकते नज़र नहीं आते, ठीक है। और ये टमाटर यहाँ से ना खरीदो, बाहर निकल के अपने मोहल्ले के सब्जी वाले से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये निशानी है डिस्टिंक्ट गुड्स की कि वो आपको हर जगह से आम मिलेंगी, हर बंदा, ये कोई नहीं है कि टमाटर प्याज और चिकन लाजमी इकट्ठा ही खरीदना पड़ेगा, बल्कि आप टमाटर एक जगह से खरीदते हैं, प्याज एक जगह से खरीदते हैं, चिकन एक जगह से खरीदते हैं। तो ये क्या है, क्या है कि गुड और सर्विस रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन और इन कंजंक्शन विद अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, कीबोर्ड की तरह से, ठीक है, कि इसका हर खासो आम जगह से मिल जाना, ये एक बड़ी निशानी है कि ये ऐसी गुड सर्विसेज है कि जिससे कस्टमर अलग से फ़ायदा भी ले सकता है या अवेलेबल रिसोर्सेज में कंजंक्शन करके भी फ़ायदा ले सकता है। लेकिन इफ़ अ प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, an entity shall combine that good or service with other promised good or service until it defines a bundle of goods or services that is distinct. अच्छा, in some cases that would result in entity accounting for all goods and services promised. बस सही है, वही वाली बात हो गई कि अगर आपने बर्गर सा बना दिया, ठीक है, छोड़ें इसको, अलग से हाईलाइट ना करें। फैक्टर्स दैट इंडिकेट प्रॉमिस,
अच्छा, ये वैसे ना 3 चीज़ें हैं जिनको मैं पहले एग्जाम्पल्स से समझाना पसंद करूँगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं सवाल, ठीक है जी। सबसे पहले इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात थोड़ी सी मैंने पढ़ाई है। इसने यहाँ पर ना 3 निशानियाँ बताई हैं, ठीक है। वो 3 निशानियाँ किस चीज़ की हैं कि वह ट्रांसफ़र करना गुड्स और सर्विस को ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है या नहीं है। लेकिन कह रहा है ये बस मेरी तरफ से कुछ ऐसे इशारे हैं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। लेकिन ये 3 रूल जो हैं इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले आप आए एग्जाम्पल 6 पे। हाँ, चलें जी। अब जैसी एग्जाम्पल भी है किताब में है, क्या कर सकते हैं, पढ़नी तो पड़ेगी। पार्ट 2 शुरू करना है आपने। पार्ट 2 अब एक ही बार शुरू करते हैं, ठीक है। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? चलें कर दें पार्ट 2, ए का पार्ट 2 शुरू कर दें।